डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, या हम इसको कह सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, या हम इसको बोल सकते हैं रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। आप लोगों ने ये टर्म कई बार सुनी भी होगी। तो आज हम यही स्टडी करेंगे कि आखिर इस डायग्राम में हम क्या स्टडी करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब वो एनर्जी क्या है, किसकी है, वही देख लेते हैं। So the energy changes that take place during the course of a reaction as reactants are converted into products can be visualized using a reaction coordinate diagram. देखो, एक रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बीच में कहीं ना कहीं कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या कोई इंटरमीडिएट बनेगा। तो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होती हुई प्रोडक्ट बना सकती है, और रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट्स इंटरमीडिएट पहले बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से कोई रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान, यानी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट का बनना, फिर उससे प्रोडक्ट का बनना, तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसको ही हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में देख सकते हैं। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम की हेल्प से हम बता सकते हैं एनर्जी के बारे में कि क्या एनर्जी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इन अ रिएक्शन coordinate diagram, the energy of the species involving in the reaction is plotted against the progress of a reaction। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक देखिए डायग्राम बना भी रखा है आपके सामने, कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, यानी रिएक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। और जो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी एनर्जी क्या, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, उस एनर्जी और रिएक्शन की प्रोग्रेस के बीच में ये प्लॉट जो है, मतलब ये जो ग्राफ है एक तरह से ये बनाया जाता है, ठीक है। अ रिएक्शन प्रोग्रेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग विद द रिएक्टेंट्स एंड एंडिंग विद द प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स जो है, और क्या हो रहा है, चेंज, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, ये रिएक्शन जो है हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन की प्रोग्रेस है। रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज प्लॉटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द एक्स एक्सिस, एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्लॉटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने रिएक्टेंट्स को बनाया हुआ है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है एक्स एक्सिस की, और राइट हैंड साइड पर हमने प्रोडक्ट्स को बनाया हुआ है, यानी प्रोडक्ट्स की एनर्जी को हमने शो कर रखा है। फिर लिखा हुआ है कि द मोर स्टेबल द स्पीशीज द लोअर इज एनर्जी। देखो, कोई भी स्पीशीज जितनी ज्यादा मतलब उस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, इसका मतलब उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी, ये बात मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ बेटा, कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो देखो एनर्जी जो है वाई एक्सिस पर नीचे से ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, रिएक्टेंट्स को हमने ऊपर बना रखा है, यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी को हमने यहाँ शो कर रखा है, ये वाला जो पॉइंट है। एक बार मैं अपना जो कर्सर है उसको थोड़ा डार्क कर ले रही हूँ, किस चीज से दिखाऊं, रेड कलर ले लेते हैं, चलो। देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा जो है रिएक्टेंट्स के लिए बना रखा है। और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कहाँ पर आएगी, देखो प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर मुझे बनानी है तो मैं इसे यहाँ से इधर लेके जाऊंगी। तो ये वाला जो ये पोर्शन जो है, ठीक है, ये है हमारी प्रोडक्ट्स की एनर्जी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स में कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नीचे, यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है। तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो मोर स्टेबल हुए इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स हमारे लेस स्टेबल है। तो ज्यादातर रिएक्शन बेटा ऐसे ही होती है कि लेस स्टेबल चीज से हमेशा मोर स्टेबल चीज बनना चाहेगी। तो रिएक्टेंट्स में, रिएक्शन में जनरली ऐसा होता भी है कि हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ मूव करते हैं। फिर है टिपिक, और तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम हमने यहाँ पर दिखाया हुआ भी है। तो इसमें क्या बता रखा है, ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है सिंगल स्टेप रिएक्शन का, सिर्फ एक स्टेप। और सिंगल स्टेप रिएक्शन में मैक्सिमम टाइम ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है सिर्फ, ठीक है। तो अपेरेंटली द रिएक्टेंट्स हैव टू
to be energized to a state known as the transition state of the reaction before they can be transformed into the product। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो है इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यानी ये रिएक्टेंट्स को अगर यहाँ प्रोडक्ट्स में जाना है तो रिएक्टेंट्स कैसे जाएंगे, यानी रिएक्टेंट्स को इतनी भाई रिएक्टेंट्स की एनर्जी है ये वाला, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है E2, तो यानी रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक वैली, वैली क्या होता है, घाटी, एक वैली यहाँ पर है और दूसरी वैली यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको कैसे दिखा रखा है, एक पहाड़ी दिखा रखी है, तो इसको आप हिल समझ लीजिए। ठीक है, सपोज कि हम यहाँ पर रहते हैं इस वैली में, ठीक है, और सपोज हमें इस वाली वैली में जाना है, हम कैसे जाएंगे, इस पहाड़ी को जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम इस पहाड़ी यहाँ घाटी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमें एक घाटी से दूसरी घाटी में जाने के लिए ये हिल जो है, ये जो पहाड़ी बना दी है, आप इसको ना पहाड़ी समझ लीजिए, जैसे ये पोर्शन ऐसे बनाया हुआ है, ये बना रखा है, तो अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं और अगर हमें यहाँ जाना है तो जाहिर सी बात है हमें इस पहाड़ी को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ पर जाने का। तो ये एक मजबूरी हो जाएगी हमारे लिए इस पहाड़ी को क्रॉस करना। तो ठीक यही बात है रिएक्टेंट्स के लिए भी, कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए रिएक्टेंट्स को इस पहाड़ी से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा, और इस पहाड़ी पर जाने के लिए कितनी एनर्जी, उसको इतनी जो E2 अमाउंट यहाँ लिख रखा है, इसको इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यही लिखा हुआ है कि हेयर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन कैन बी इमेजिन्ड एज लाइंग इन द टू वैलीज सेपरेटेड बाय अ स्टीप हिल। तो वही चीज इसमें यहाँ बता रखी है कि आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट थे और यहाँ पर प्रोडक्ट थे हमारे। ठीक है, तो हम इसको यही, इसमें भी यही बताया हुआ है कि आप समझ सकते हैं इसको कि ये दो वैलीज हैं, एक आर वाली वैली है और एक टी वाली वैली है, और ये जो है एक दूसरे से कैसे सेपरेट हो रखे हैं, ये ढालदार एक हिल बना रखी है। ठीक है, अब in order that reactants can move to the valley of the products lying at low energy level, they have to climb up the hill separating the two valleys। ठीक है, तो अब हमें ये जो निचली घाटी है इसमें अगर जाना है रिएक्टेंट्स को, तो क्या करना पड़ेगा, उसे ये वाली हिल को यानी इस पहाड़ी को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक, तो द स्टीपनेस ऑफ द hill corresponds to the energy barrier between the reactants and products which has to be crossed before the reaction can be accomplished। यानी रिएक्शन को पूरी होने से पहले ये जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस माने ये जो ढाल बनी हुई है, ठीक है, ये वाली जो ढाल बनी हुई है ये एक तरह से एनर्जी बैरियर है इसके बीच में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, जिसे रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी बैरियर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी है ये वाली, ठीक है, और इस हिल पर जो यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो उसकी एनर्जी है ये वाली, यानी हमारे पास तो रिएक्टेंट्स के पास तो खाली E1 एनर्जी है, उसे चाहिए E2, यानी उसके उसके पास तो कम एनर्जी है, उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए हम इस वाले पोर्शन को कह देते हैं कि ये जो है इसके पास एनर्जी बैरियर है। ठीक है, और इस एनर्जी बैरियर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इफ E2 रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एंड E1 दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो E2 माइनस E1 represents the amount of energy that is needed to transform the reactants into products। तो यानी अगर हमें ये एनर्जी बैरियर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो E2 की वैल्यू ज्यादा होगी, एनर्जी हमारी इस तरह से तो बढ़ रही है, ये वाली एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है। सपोज अगर मैं इसको ऐसे, अगर मैं डिजिट्स में कह दूं, सपोज ये 10 किलो कैलोरी है और ये 20 किलो कैलोरी है, तो रिएक्टेंट्स के पास तो खाली 10 किलो कैलोरी है और उसे प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए चाहिए 20 किलो कैलोरी। क्यों, क्योंकि उसे ये पहाड़ी तो पार करनी ही करनी पड़ेगी, तो इस पहाड़ी की एनर्जी आप समझ सकते हैं कि 20 है, तो उसके पास कितनी एनर्जी और होनी चाहिए ताकि वो इस पहाड़ी पर चढ़ सके, तो हम 20 माइनस 10 ही तो करेंगे, तो इसका मतलब ये जो 10 किलो है यहाँ पर जो आंसर निकला है, तो वो उतनी एनर्जी उसके पास और होनी चाहिए। 10 तो उसके पास है, 10 और हो जाएगी तो 20 हो जाएगी उसके पास, तो जब 20 हो जाएगी तब वो आराम से यहाँ ऊपर चढ़ पाएगा और ऊपर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी बैरियर है इसी को हम बोल देते हैं, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल EACT। तो यानी ये जो डिफरेंस हुआ यहां से यहां तक का डिफरेंस, यानी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच तक का डिफरेंस,
उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करा हमने, ठीक है, उसके पास इतनी एनर्जी, रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी, उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की गई, उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल देते हैं। और यही एनर्जी बैरियर भी आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा, तो एनर्जी बैरियर भी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक ही बात है। इट ऑल्सो फॉलोज दैट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये बात भी सही है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी एकदम मैक्सिमम होती है। देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आप लोगों को कि अगर हम ये बोले कि ये वाली एनर्जी हमने रिएक्टेंट्स की ली, ठीक है, जिसको हमने E1 से डिनोट किया, और अगर मैं इसकी एनर्जी, मतलब मैंने सीधी लाइन नहीं खींच रही, अगर आप एक सीधी लाइन इधर खींचेंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो ये हमारी एनर्जी, अगर मैं इसको E0 से रिप्रेजेंट करूं, तो E0 तो सबसे कम है, उससे थोड़ी ज्यादा E1 हो गई, और E2 आप देख रहे हैं E2 सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो किसी भी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की होती है। तो अगर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की बहुत ज्यादा है, तो इसका हम मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों चीजों में, ट्रांजिशन में, रिएक्टेंट्स में, ट्रांजिशन स्टेट में और प्रोडक्ट्स में, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो लेस स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि लीस्ट स्टेबल, बल्कि लेस स्टेबल से ज्यादा अच्छा, सबसे कम स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी उसी की है। अभी अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी या उतनी ज्यादा कम स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू इट्स हाई एनर्जी कंटेंट, हाई एनर्जी कंटेंट का मतलब क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इज टू अनस्टेबल टू बी आइसोलेटेड। इस सेंटेंस का मतलब हुआ ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है कि उसको हम रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट यानी अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रांजिशन स्टेट को अलग निकाल के रख लिया। ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली है, तो वो बहुत अनस्टेबल होती है, यानी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, और इसीलिए हम उसे रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट, इन दोनों में बहुत छोटा, यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते, जबकि इंटरमीडिएट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए थोड़े कंपैरेटिवली वो स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन स्टेट। तो कई बार हम उन इंटरमीडिएट्स को रिएक्शन मिक्सचर से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस। अभी तो जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई, ये जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम था ये सिंगल स्टेप का था, पर कुछ रिएक्शंस मल्टी स्टेप होती है, यानी एक स्टेप से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, इन विच सर्टेन स्टेबल सब्सटेंसेस आर आइसोलेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो उस रिएक्शन के दौरान कुछ स्टेबल सब्सटेंसेस को हम रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, एंड ये निकाल सकते हैं हम उसमें से, एंड दीज सब्सटेंसेस कॉल्ड इंटरमीडिएट्स, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं, और ये इंटरमीडिएट्स देन चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट्स, फिर ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं व्हेन दे आर अलाउड टू स्टे इन द रिएक्शन कंडीशंस। और फिर अगर इनको मान लीजिए हमने अलग निकाल लिया और इनको हमने वही रिएक्शन कंडीशन दी जिन कंडीशंस में हम वो रिएक्शन करा रहे थे, तो इन इंटरमीडिएट से हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। Following figure depicts the energy profile of a two-step reaction with a stable intermediate which could be isolated। तो अब जो फिगर आएगा वो टू स्टेप रिएक्शन का होगा जिसमें कुछ स्टेबल इंटरमीडिएट्स बने हुए हैं जिसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। देखिए जो सेकंड फिगर आपके सामने है ये हमारा टू स्टेप रिएक्शन का है। तो अब ये टू स्टेप रिएक्शन में आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। और ये हमारी हो गई ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी, और ये हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी, ठीक। और यहां पर आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं हमारे इंटरमीडिएट्स, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी इंटरमीडिएट्स की एनर्जी, ये ये वाली इंटरमीडिएट्स की एनर्जी हो जाती है, ठीक। तो अब ये तो एनर्जी आप ऐसे देख सकते हैं कि तो ये टू स्टेप रिएक्शन है। सच अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू सेपरेट ट्रांजिशन स्टेट। तो टू स्टेप रिएक्शन में हमेशा टू ट्रांजिशन स्टेट बनती है और एक इंटरमीडिएट बनता है। द फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट थ्रू विच द रिएक्टेंट्स पास इनटू द इंटरमीडिएट्स। यानी पहली वाला स्टेप क्या हो, पहला स्टेप कौन सा होगा, जब रिएक्टेंट्स जो है ट्रांजिशन स्टेट 1 में चेंज हुए, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या दिखा रखा है, सेकेंड स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट थ्रू विच द इंटरमीडिएट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। देखो
पहला स्टेप क्या होगा, एक सेकंड में जरा इसको फिर से इरेज कर लेती हूँ। देखो, फर्स्ट स्टेप तो हुआ जब ये रिएक्टेंट्स इस इंटरमीडिएट में चेंज हुए थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी यहाँ पर, रिएक्टेंट्स को फिर एक्टिवेशन एनर्जी दी गई ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट 1 में चेंज हो जाए। तो यानी उनकी एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, तो ये वाली जो एनर्जी हो गई यहां से यहां तक का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा EA1, यानी वो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट कहलाएगी। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होगी उसमें से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर सकते हैं और फिर हमें ये एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हुआ रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना थ्रू ट्रांजिशन स्टेट 1। ठीक है, सेकेंड स्टेप हुआ इस इंटरमीडिएट से इस प्रोडक्ट का बनना थ्रू ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। तो ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर, यहां से यहां तक जो गया वो फर्स्ट स्टेप हुआ, और सेकेंड स्टेप हुआ यहां से यहां तक का। ठीक, यानी अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप और ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक, तो इसमें ये बस इतना पोर्शन यहाँ पर इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गई, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गई, और ये रिएक्टेंट्स हुए और यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस वो हमारी पहली एक्टिवेशन एनर्जी हुई, इसलिए हमने उसको EA1 से दिखाया है। इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट 2 के बीच का डिफरेंस, ये हमारी सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी हुई। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारी 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगी। तो जितने भी आपको यहाँ पर ये कर्व्स दिखाई देंगे, हमारी वो उतने स्टेप रिएक्शन मानी जाती है। सपोज हमारी एक रिएक्शन ऐसे है, तो मैं इसको देख के कैसे पता चल सकता है हमें कि कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या कितने इंटरमीडिएट्स बनेंगे या कितने स्टेप रिएक्शन हुई। तो जितने आपको ये टॉप दिखाई देंगे, ये यहाँ पर ये एक टॉप है, ये दूसरा टॉप है, ये तीसरा टॉप है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कि ये ट्रांजिशन, जितने भी हाईएस्ट जो हमें वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तो ना एनर्जी डायग्राम में क्या चीज होती है, एनर्जी डायग्राम में एक तो होता है मैक्सिमा और एक होता है मिनिमा। ठीक है, यानी लोएस्ट एनर्जी मतलब कम एनर्जी वाली स्पीशीज होती है और हाई एनर्जी वाली स्पीशीज होती है। तो जो ये ऊपर वाले पोर्शन है ना, ये हमेशा हमारा मैक्सिमा समझ लीजिए, आप इसको डिनोट करते हैं, तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कितने स्टेप है। तो यहाँ पर ये 3 पीक्स हमें, कितनी पीक्स हमें दिख रही है, उतनी स्टेप रिएक्शन हो गई। तो ये हमारी 3 स्टेप रिएक्शन हो गई। ठीक है, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो जो टॉप है इसका ऊपर का पॉइंट, पीक का वाला पॉइंट जो है, तो वो तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट करता है, और जो ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये हमारे इंटरमीडिएट्स को डिनोट करते हैं, और कॉर्नर कॉर्नर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, 3 ही तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और 2 इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट से एक कम इंटरमीडिएट होता है। तो देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर 2 स्टेप रिएक्शन थी, तो 2 स्टेप हमें कैसे मालूम पड़ा, तो यहाँ पर कर्व कैसे बना हुआ है, यहाँ पर पीक कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 पीक आ रही है, एक पीक ये है, दूसरी पीक ये है। जो पीक है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्रांजिशन स्टेट है 2 स्टेप रिएक्शन में, और सिर्फ एक हमारा इंटरमीडिएट है। कॉर्नर में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। एक ग्राफ आपके सामने कुछ ऐसे बन जाए, ये बन गया, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कितने स्टेप, ये 4 स्टेप रिएक्शन हो गई। 1 स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट स्टेप तो पूरी पीक मानी लेंगे, ये यहां से यहां तक का 1 स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, ठीक है, फिर ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। यानी अगर मैं इसको फिर से ऐसे दिखाऊं, ये 1 स्टेप, फिर ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, और जो ऊपर का जो पीक है वो डिनोट करती है हमेशा ट्रांजिशन स्टेट को। तो 4 स्टेप रिएक्शन में 4 ट्रांजिशन स्टेट हो जाएंगी, और इंटरमीडिएट्स कितने हो जाएंगे, ये नीचे वाले दिखा देंगे हम, तो 3 इंटरमीडिएट्स हो जाएंगे। कॉर्नर कॉर्नर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें बता रखी, कितने स्टेप रिएक्शन है, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो हम सिर्फ ग्राफ देख के समझ सकते हैं। तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इससे हमें क्या क्या चीजें मालूम पड़ जाती है कि कितनी तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कितने स्टेप रिएक्शन है, कितने इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। जैसे इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम है, वो देख के हमें मालूम पड़ रहा है। और तो स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे लेस स्टेबल होंगे और रिएक्टेंट हमारे मोर स्टेबल होंगे। ठीक,
तो अब हम आते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म्स ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एट सिनोनिमस स्पीशीज। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि ना स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रांजिशन स्टेट एक अलग चीज है और इंटरमीडिएट अलग चीज है। दोनों में एक, दोनों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में थोड़ी अनस्टेबल होती है, उसकी एनर्जी क्योंकि ज्यादा होती है, ठीक है। और इंटरमीडिएट्स आर जनरली स्टेबल इनफ टू बी आइसोलेटेड। इंटरमीडिएट जनरली हमारे स्टेबल होते हैं, इसलिए हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से। वेयर एज ट्रांजिशन स्टेट्स आर स्पीशीज टू अनस्टेबल टू बी आइसोलेटेड। ट्रांजिशन स्टेट्स हमारी इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती हैं कि उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट्स होती क्या है। देखो, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, जिसमें रिएक्शन मैंने आपके सामने बनाई रखी है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड हमने ले रखा है, ये ए है और ये बी सी हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। ए को इस पर अटैक कर रहा है रिएक्टेंट, जो हमारा, ये तो हमारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। दो रिएक्टेंट्स हमने ले रखे हैं, एक तो हमारा ए है, दूसरा हमारा बी सी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना हमारा ए बी और सी। यानी इसमें हमने क्या करना है, ए और बी के बीच में तो बॉन्ड बनेगा और बी और सी के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो ये फॉलोइंग स्टेप्स में दिखा रखे हैं कौन कौन से स्टेप्स में बनेगा। तो मॉलिक्यूल ए क्या करेगा, अप्रोचेस बी सी फ्रॉम द डायरेक्शन रिमोट फ्रॉम सी। यानी ये जो बीसी के पास ए आएगा वो हमेशा कुछ इस तरह से आएगा कि वो, क्योंकि उसे बी के साथ बॉन्ड बनाना है। तो देखो ये है हमारा बीसी। तो ए जो अटैक करेगा वो इस साइड से अटैक करेगा, यानी सी से तो वो दूर होगा और बी के पास होगा, वो यहां से अटैक नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट कहलाता है कि एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। तो ए कभी भी इस डायरेक्शन से मूव अटैक नहीं करेगा बीसी पर, हमेशा इस डायरेक्शन से मूव करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि उसे बी के साथ जो है वो अपना बॉन्ड बनाना है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं रिमोट फ्रॉम सी से मतलब है सी से थोड़ा सा दूर होगा, बी के थोड़ा सा पास होगा। तो इसी को हम प्रॉपर अलाइनमेंट बोल देते हैं। तो while A draws nearer to B, C starts being repelled from B until a stage is reached when A and C are rather loosely attached to B and are approximately equidistant from E। देखो, इसको हमने ना यहाँ दिखा रखा है, इस डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। फिर से वही है, हमारा ये रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है और इस रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में यही दिखाया हुआ है। देखो, यहां से रिएक्शन जो है हमारी स्टार्ट हुई है, यानी ये हमारे रिएक्टेंट्स है और यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि ए जो है बी के पास में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, इसको धीरे धीरे अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें, अगर धीरे धीरे देखें तो कैसे बनती है ट्रांजिशन स्टेट, कि ए जो है बी के साथ पास आना शुरू हो जाएगा और बी जो ये जो सी है इस बी से थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे हम, ठीक है। जब हम और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ए थोड़ा सा और पास में आ जाएगा बी के और सी थोड़ा सा दूर चला जाएगा। फिर यहां पर आकर क्या हो गया कि ए और सी दोनों बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो, जब ए जो है बी के पास आना शुरू हो रहा है और बी सी से दूर जाना शुरू हो रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ए और से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो बस उसी स्टेट को हम यहाँ पर बोलते रहे कि वो ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट को जब हम भी शो करते हैं तो ये डबल डैगर लगाते हैं। देखो बेटा, ये जो साइन होता है ना बेटा, ये डबल डैगर का साइन लगाया हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और फिर क्या होगा, फाइनली जब ये तो ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ए और बी के बीच का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा और पास में आएंगे और सी जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। फिर ए थोड़ा सा और बी के पास आएगा और सी थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा, सी बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और ए और बी के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से बॉन्ड यहाँ पर बना होगा। तो दिस इज द लीस्ट स्टेबल अरेंजमेंट एंड इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमने रेड से दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये जो रेड पोर्शन दिखाया हुआ है, जो सारा ही रेड हो रखा है, एक सेकेंड, ये जो हमने रेड से ए बी सी लिखा हुआ है ना, ये हमारा कहलाती है, ये इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। तो इसमें यहाँ दिखा भी रखा है, देखो रिएक्टेंट्स हमने ये लिए, ट्रांजिशन स्टेट में हमने दिखाया हुआ कि ए और बी के बीच का बॉन्ड बन रहा है और बी और सी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो
ना तो ए और बी का बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हुआ है, ना बी और सी के बीच का कंप्लीटली ब्रेक हुआ है। तो ये कहलाती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें बॉन्ड जो है ना तो कंप्लीटली ब्रेक होते हैं ना कंप्लीटली फॉर्म होते हैं, बस वो बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं, फिर फाइनली वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इफ वी वर टू व्यू दिस प्रोसेस फ्रेम बाय फ्रेम, अभी मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो वी वुड सी एन एनर्जी डायग्राम शोइंग ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। हम एक अलग हर एक स्टेज को हम यहाँ पर देख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया शुरुआत में हमने रिएक्टेंट्स लिए, फिर यहाँ पर ये वाली स्टेट में क्या हुआ, ए बी के पास आना शुरू हुआ और बी जो है सी से थोड़ा सा दूर जाना शुरू हुआ। तो इस स्टेट की एनर्जी को हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, ए यहाँ पर देख रहे हैं आप, नीचे के कंपैरिजन में अगर आप ऊपर वाली स्टेट से कंपैरिजन करें, ए जो है बी के थोड़ा सा पास में आ गया है और सी जो है बी से थोड़ा सा दूर चला गया है। तो इस स्टेट की एनर्जी यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। फिर क्या होगा, ऊपर जब बिल्कुल ही ऊपर पहुंचे हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये वाली है, ये वाली एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की है। यहाँ पर ए और सी का डिस्टेंस जो बी से है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ए और थोड़ा सा पास में आएगा, यहाँ पर देख रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा दूर था, अब यहाँ पर अगर हम देखें ए जो है थोड़ा सा और बी के पास में आ गया है, लेकिन सी जो है बी से दूर चला गया है। फिर हम और नीचे गए थोड़ा, तो फिर क्या होगा, ए जो है बी के बिल्कुल पास में आ गया और सी बिल्कुल ही दूर चला जाएगा, और सी फाइनली जब टूट जाता है तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो फिर ये रिएक्ट, इसकी भी एनर्जी को हम यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन जो है प्रोग्रेस करी, धीरे 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 वो जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। तो अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दिस रिएक्शन प्रोफाइल इज द एनर्जी मैक्सिमम। देखो एनर्जी मैक्सिमम किसकी हुई, इस जो हमने रेड से दिखा रखा है, इस पूरे डायग्राम में यही तो एनर्जी मैक्सिमम है, बाकी तो कोई एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, जो ऊपर वाला पीक वाला पॉइंट जो होता है वो हमेशा मैक्सिमा को दिखाता है, जो लोअर पॉइंट्स होते हैं किसी भी ग्राफ में वो मिनिमा को दिखाते हैं। तो दो पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। तो मिनिमा का मतलब नीचे वाला पोर्शन किसी भी ग्राफ का, और हायर पोर्शन पीक वाला वो होता है हमारा मैक्सिमा, और मैक्सिमा मैक्सिमा का मतलब है वहां पर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। तो द स्ट्रक्चरल स्पीशीज दैट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन स्टेट शोन इन रेड। तो जो रेड से हमने दिखाया हुआ था उसी को हम, उसी पॉइंट पर जो स्पीशीज प्रेजेंट है उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, उसको हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है विद अ डबल डैगर एट द टॉप राइट। तो हम कभी भी कोई ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो उसको ये हम बड़े ब्रैकेट में रखेंगे और ऊपर हम यहाँ पर डबल डैगर लगा देंगे, ठीक है। द ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ सच हाई एनर्जी दैट इट कैन नॉट एग्जिस्ट हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि बहुत हाई एनर्जी की है, भाई हाईएस्ट है, मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम शो कर रही है, तो बहुत देर तक वो उस पॉइंट पर टिकी नहीं रहेगी। तो जैसे ही वहां उस पॉइंट पर पहुंचती है, बहुत लंबे टाइम तक वो वहां पर प्रेजेंट नहीं रहती, वो तुरंत से एक लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगी। तो यहाँ पर जो हमने दिखाया है कि रिएक्टेंट्स धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हुए, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बहुत देर तक स्टेबल नहीं है क्योंकि वो तो बहुत अनस्टेबल स्पीशीज है, तुरंत ये ग्राफ से नीचे आ जाएंगे। तो जैसे सपोज कि अगर हम यहाँ से पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे, तो चढ़ने के बाद अगर हमें उतरना, तो अगर हम यहाँ से बैठ के फिसलना भी चाहें ना तो तुरंत फिसल के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां ऊपर वाली स्टेट पर रुकना बहुत देर के लिए, बहुत देर टाइम के लिए रुकना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही बनती है तुरंत वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। तो बहुत अनस्टेबल होती है क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ अ रबर बैंड दैट गेट्स स्ट्रेच टू द पॉइंट वेयर इट्स अबाउट टू स्नैप। अगर आपने एक रबर बैंड लिया, रबर बैंड आपने खींचना शुरू किया, देखिए ये पॉइंट है, एक मतलब छोटा सा रबर बैंड है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर हमने खींचना शुरू किया तो हमने इसको ऐसे लंबा सा कर लिया इस पॉइंट पर, ठीक है, पूरा लंबा, लेकिन हम बहुत देर तक इसको खींचे तो नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा खींचेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, भाई मतलब ये हमारा ये जो स्टेट है, देखो हमारा रबर बैंड ऐसी स्टेट में था, हमने खींच के इसको ऐसा कर लिया, ठीक है। तो इस स्टेट में रहना उस रबर बैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे लोअर एनर्जी में जाना है, तो लोअर एनर्जी में ये रबर बैंड कैसे जा सकता है, या तो हम इसको वापस छोड़ देंगे तो ये वापस से इस स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया। यानी आप इसको रिएक्टेंट समझ सकते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट समझ सकते हैं, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, इस अगर हम इसको खींच रहे हैं बहुत देर तक तो ऐसा भी हो सकता है
कि ये टूट जाए, तो ये टूट भी सकता है, तो टूट जाने का मतलब आप समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ रहे हैं, तो ये दोनों स्टेट रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों की एनर्जी क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट से तो कम है, तो या तो ये वापस रिएक्टेंट में चेंज हो या ये प्रोडक्ट में चेंज हो, ट्रांजिशन स्टेट बन के बहुत देर तक नहीं रहेगी क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल स्टेट है। तो यही चीज इसमें बना रखी है कि द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी अकर्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड बिफोर इट स्नैप्स। इसके टूटने से पहले उसकी स्टेट जो होती है, जब हम रबर बैंड को खींच रहे होते हैं और अगर वो टूट रहा है, सपोज टूटने वाला है, तो जब वो टूटने वाला होता है उससे ठीक पहले जो स्टेट होती है वो मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट होती है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो रबर बैंड कैन नॉट स्टे इन दैट स्टेट, तो उसको हम खींची खींची स्टेट में नहीं रहने दे सकते बहुत देर तक। आइदर इट रिलैक्सेस एंड गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, या तो वो रिलैक्स करेगा यानी जब हमने ये खींचा था तो वापस से हमारी वो इसी स्टेट में आ जाएगा जिसमें वो ओरिजिनल स्टेट में था, या फिर क्या हो जाएगा, और इट स्नैप्स, या वो टूट जाएगा, ठीक है। आइदर वे इट मस्ट गो डाउन टू मोर स्टेबल स्टेट, और दोनों ही तरीकों से वो अपनी मोर स्टेबल स्टेट में जाएगा। तो वही चीज यहां बना रखी है कि अगर हमने ये रिएक्टेंट लिए हैं, ये प्रोडक्ट लिए हैं और ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो रिएक्टेंट जब ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, उनको एक्टिवेशन एनर्जी दी और ट्रांजिशन स्टेट बना ली, ट्रांजिशन स्टेट के पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वापस वो रिएक्टेंट में ही चेंज हो जाए या वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो दोनों ही स्टेट में क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी वो उसकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्योंकि मैक्सिमम होती है तो वो बहुत अनस्टेबल है। तो द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन एग्जिस्ट एट द टॉप ऑफ द एनर्जी हिल के टॉप पर होता है एनर्जी डायग्राम में, एंड देयर इज नो बैरियर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रोलिंग डाउन इनटू द प्रोडक्ट साइड। और कुछ भी ट्रांजिशन भाई जैसे ही वो यहां पहुंचा तुरंत वो यहां पर गिर सकता है, चाहे तो वो यहां गिर जाए और चाहे वो इधर गिर जाए, क्योंकि ये क्या है, स्टीप हिल है ना, ढलानदार है। तो अगर हम भी किसी स्टीप हिल पर चढ़ेंगे तो हमारे पास भी दो ही पोजिशन होगी, या तो हम इधर फिसल के गिरें या हम इधर फिसल के गिरें, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही ट्रांजिशन स्टेट के लिए भी है कि वो बहुत देर तक ट्रांजिशन स्टेट बनी नहीं रह सकती है। तो ट्रांजिशन स्टेट नॉट अ ट्रू मॉलिक्यूल, और ट्रांजिशन स्टेट एक स्टेट है, वो सच में कोई मॉलिक्यूल नहीं है। बिकॉज द बॉन्ड्स आर पार्शियल, क्योंकि वहां पर बॉन्ड्स हमने जो है वो पार्शियल दिखा रखे हैं। पार्शियल बॉन्ड का मतलब होता है, देखो ये जो हमने ये दिखा रखे थे ना, ये डॉट 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 जब भी दिखेगा वो हमेशा पार्शियल बॉन्ड कहलाते हैं। ना तो ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से फॉर्म हुआ है, ना ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूटा है, ठीक है। तो ये पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं। इन दिस स्टेट द सिस्टम possesses मैक्सिमम एनर्जी, और इस स्टेट में सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम होती है और ये मोस्ट अनस्टेबल होती है। Hence the transition state of a system could be described as an extremely transitory specific arrangement of atoms and groups through which a reaction system must pass on its way to the products। तो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है क्योंकि ट्रांजिटरी अरेंजमेंट है एटम्स का, या तो वो रिएक्टेंट में चेंज होंगे या वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस ट्रांजिटरी स्टेट से या ट्रांजिशन स्टेट से पास होना ही पड़ता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द ट्रांजिशन स्टेट, या जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, हैज एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ टाइम, बहुत कम लाइफ टाइम होता है उसका, एंड एट वंस तुरंत ये क्या करती है, डिकम्पोज टू गिव द प्रोडक्ट, तुरंत ये डिकम्पोज यानी विघटित हो जाती है अपने प्रोडक्ट्स में। तो द ट्रांजिशन स्टेट्स आर नॉट रियल स्पीशीज, कोई रियल स्पीशीज नहीं है। दे कैन बी नीदर डिटेक्टेड नॉर आइसोलेटेड, ना तो हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ना तो हम इनका पता लगा सकते हैं, ना हम इसको रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर सकते। द टीएस शॉर्ट फॉर्म में हम ट्रांजिशन स्टेट को लिख देते हैं। तो टीएस इज द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी इन दीज रिएक्शंस, तो रिएक्शंस में ये हाईएस्ट एनर्जी के पॉइंट होते हैं। The transition state remains in equilibrium with the reactants, and the nature of the transition state decides whether the reaction is डिफिकल्ट और फैसाइल, और इसी मतलब इस नेचर होता है ट्रांजिशन स्टेट के नेचर पर ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारी डिफिकल्ट है या बहुत इजीली होने वाली है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। तो द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड द स्टार्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमारी इस तरह से हमने बना रखा था, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच का, इसी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी द मोर डिफिकल्ट इज द रिएक्शन। ये एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ द रिएक्शन
वो जो है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम, और रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होने का मतलब है रिएक्शन हमारी स्लो होगी, यानी डिफिकल्ट हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हुई कम और रेट हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा, और रेट ज्यादा हो जाने का मतलब होता है रिएक्शन का फास्ट होना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी हमेशा, तो रिएक्शन हमेशा स्लो होगी। बेटा ये जो हमारा एक मैंने यहाँ बना दिया है, मतलब इस रिलेशनशिप, इसको जरूर ध्यान रखना बेटा। देखो हमारे पास सपोज मैंने ये बना दिया, दो स्टेप रिएक्शन बनाई। आपसे कोई पूछे, इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि हमारा स्लो स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप कौन सा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एनर्जी डिफरेंस ये है, और यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो ये है। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गई और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गई। नीचे बना हमारा इंटरमीडिएट, ये रिएक्टेंट हुए और ये प्रोडक्ट हुए। तो अगर आपसे कोई पूछे इस 2 स्टेप रिएक्शन में हमारा स्लो स्टेप कौन सा है, तो स्लो स्टेप के लिए हमें क्या चीज देखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो इन दोनों में से, इन दोनों स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप को शो कर रहा है, ये हमारा सेकंड स्टेप को। तो सेकंड स्टेप में पीक जितनी लंबी बनी है, इसका मतलब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो जिसकी पीक लंबी होगी वो हमेशा हमारा स्लो स्टेप है। तो यहां पर हम कहेंगे कि सेकंड स्टेप हमारा स्लो है और फर्स्ट स्टेप हमारा फास्ट है। अगर कोई रिएक्शन डायग्राम ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है तो रेट कम हो गया, और रेट कम हो गया तो रिएक्शन स्लो हो गई। मतलब ये वाला स्टेप हमारा, ये फर्स्ट स्टेप को शो कर रहा है, ये सेकंड स्टेप को। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर स्लो हो जाएगा और सेकंड स्टेप हमारा फास्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम देखकर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप हमारा स्लो है, कौन सा स्टेप हमारा फास्ट है, ठीक है। तो मोर डिफिकल्ट इज द रिएक्शन का मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर कम है, इसलिए वो रिएक्शन स्लो है। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा मोर डिफिकल्ट रिएक्शन को शो करती है। तो एवरी रिएक्शन हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट, और हर रिएक्शन की एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन ईच स्टेप हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट, और मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी हर स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे यहाँ पर दिखाई रखा है। जैसे ये हमारे पास कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है तो 3 स्टेप रिएक्शन है, तो हर स्टेप की देखो, पहला स्टेप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये, यानी ये फर्स्ट स्टेप को, ये सेकंड स्टेप को, ये थर्ड स्टेप को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पर थर्ड ट्रांजिशन स्टेट, और ये पहला इंटरमीडिएट, यहाँ पर दूसरा इंटरमीडिएट बन रहा है। तो द स्टेप कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉलेस्ट ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वही बात हो गई, जो सबसे टॉलेस्ट हमने बना दिया। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन ये है, तो इसमें टॉलेस्ट पीक कौन सी, जो सबसे लंबी पीक होगी, ये सबसे लंबी पीक है, और सबसे लंबी पीक के लिए हमारे पास इसकी एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का। तो जिसका भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा, वो पीक लंबी, और जो पीक जितनी लंबी होगी वो स्टेप कितना होगा, स्लो होगा, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। तो जो टॉलेस्ट पीक होती है वो हमेशा स्लो स्टेप को दिखाती है, और स्लो स्टेप हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। उसी से हम रेट का पता कर लगा सकते हैं, इसीलिए हम उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बता सकते हैं, ठीक है। बट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन देयर एग्जिस्ट ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर एक सिंगल स्टेप है तो सिंगल ही पीक आएगी, तो वहां पर सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन एनर्जी डायग्राम देयर एग्जिस्ट फ्यू एनर्जी वेल्स और एनर्जी मिनिमा। तो देखो यहाँ पर एनर्जी वेल्स और एनर्जी मिनिमा का क्या मतलब है, ये जो नीचे वाले पॉइंट है वो एनर्जी वेल्स यानी कुआं, वेल माने होता है कुआं, एनर्जी का कुआं, तो ये कुआं हो गया, और एनर्जी मिनिमा कहलाता है। और जो ये ऊपर वाले पीक होते हैं इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे एनर्जी मैक्सिमा कहलाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट को शो करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, और एनर्जी वेल्स जो होते हैं वो एनर्जी मिनिमा को शो करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म इन द रिएक्शन। तो एनर्जी वेल से हमें इंटरमीडिएट का पता चलता है, या एनर्जी मिनिमा से हमें इंटरमीडिएट का पता चलता है, और एनर्जी मैक्सिमा से हमें ट्रांजिशन स्टेट का पता चलता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बना, और ये हमारा सेकंड इंटरमीडिएट, ये पहली ट्रांजिशन स्टेट, ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, ये थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ऊपर पीक को आप देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट मालूम पड़ेगी,
कुएं को आप देखेंगे तो इसका मतलब इंटरमीडिएट मालूम पड़ेंगे। फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल नो मिनिमम अकर्स एज नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन सच रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसलिए वहां पर कोई मिनिमम भी हमें नहीं दिखाई देती। ठीक, तो ये था ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में ना ट्रांजिशन स्टेट्स, इंटरमीडिएट्स ये सब दिए हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है इसमें। तो वही इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम आएगा तो खाली रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम तक आप लिखेंगे, और अगर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट आ जाएगा तो मैंने वो अलग अलग आपको समझा ही रखा है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट, या तो हम उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल दें या खाली इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, इज अ मॉलिक्यूलर स्पीशीज अराइजिंग विद इन द सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप वाइज केमिकल रिएक्शन। तो जब वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है उसी में हमें इंटरमीडिएट्स देखने को मिलते हैं। इट इज फॉर्म्ड एज द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप। और एलिमेंट्री यानी फर्स्ट स्टेप का जो होता है, एलिमेंट्री स्टेप का ये पहला जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम इंटरमीडिएट बोल देते हैं, जो रिएक्टेंट से बनता है, बट इज कंज्यूम्ड इन अ लेटर स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो ये बनेगा और सेकंड स्टेप में ये कंज्यूम हो जाएगा। इट डज नॉट अपीयर इन द केमिकल इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे पास कोई इंटरमीडिएट हम नहीं दिखाते। जैसे सपोज ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन समझ लीजिए, ये दो रिएक्टेंट्स हमने लिख रखे हैं और यहाँ से C प्लस डी बन रहा है। तो अगर हम इसे दो एलिमेंट्री स्टेप्स में लिखें, अगर हम अलग अलग स्टेप में लिखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, A प्लस बी मिलके पहले X बनाएंगे और X यहाँ पर इंटरमीडिएट को शो कर रहा है। तो पहले स्टेप में ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, X का प्रोडक्शन हुआ, यानी एज अ प्रोडक्ट बना ये। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इस X ने रिएक्शन करके फिर से C प्लस डी बनाया, एक्स में कुछ चेंजेस हुए और उससे C प्लस डी बना। तो सेकंड स्टेप में ये कंज्यूम हो गया, ये खर्च हो गया। पहले स्टेप में ये बना था, दूसरे स्टेप में ये खर्च हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन जब भी हम लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं कि A प्लस बी से हमारा X बना और X से हमारा C प्लस डी बना। तो जब ओवरऑल रिएक्शन होती है तो ये X से ये X कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में ये रिएक्शन आ जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी हम एक्स को नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक्स हमारा इंटरमीडिएट था। और इसी की अगर हमें मैकेनिज्म बनानी है, देखो अगर हमारे पास कभी आ जाए रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाने को, तो अगर हमें उसके स्टेप्स पता होंगे ना तो हम उसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, देखो A प्लस बी से हमें X बनाना है और X से फिर C प्लस डी बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, पहले हमने A प्लस बी बनाया यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट, ठीक है। अभी हम मतलब कोई एनर्जी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पर हमें पता भी चल जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो आपने रिएक्टेंट्स बना दिए A प्लस बी, ठीक है। A प्लस बी से हमें X बनाना है। अब हमें पता है कि इंटरमीडिएट कैसे बना सकते हैं हम, मल्टी स्टेप रिएक्शन में तो हम ऐसे तो बनाते थे, ठीक है। और दो स्टेप रिएक्शन का मतलब हमने ये दो स्टेप ऐसे बना दिए। अब अगर हमें कोई रिएक्शन का पहले से पता है, तो कुछ रिएक्शंस के बारे में हमें पता होता है कि कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होगा उसकी पीक हमें हमेशा बड़ी बनानी है, और जो फास्ट स्टेप होगा उसकी पीक हमें छोटी बनानी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि देखो ये एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, और ये एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा कम है, रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन मतलब पीक को देखकर भी पता चल रहा है कि कौन सी पीक हमारी बड़ी बन रही है। तो जो पीक बड़ी बन रही है इसका मतलब वो स्लो स्टेप को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला स्टेप कह सकते हैं कि फास्ट है, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो A प्लस बी से हमने इंटरमीडिएट बना दिया, और इंटरमीडिएट कैसे बना होगा, पहले ट्रांजिशन स्टेट 1 बनी होगी, ठीक है। इंटरमीडिएट बना दिया और फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट कैसे बनाया, तो इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट 2 बनी होगी। तो हम ये दो स्टेप रिएक्शन को यहाँ पर दिखा सकते हैं कि किस तरह से बना है। तो अगर हमारे पास रिएक्शन पहले से लिखी हुई है तो हम उसका डायग्राम भी मतलब उसका ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बना सकते हैं, अगर हमें पता हो कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है, ठीक। अच्छा, द लाइफ टाइम ऑफ एन इंटरमीडिएट इज यूजुअली शॉर्ट। इंटरमीडिएट की लाइफ टाइम भी थोड़ी कम होती है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज इट इज यूजुअली कंज्यूम्ड टू मेक द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस। क्यों होती है कम, क्योंकि भाई A प्लस बी से तो हमने X बनाया था और X तुरंत जो है अपने प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो बहुत कम टाइम के लिए ये भी बनता है, लेकिन बस ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए रहता है। इंटरमीडिएट्स में बी जनरेटेड इन आइदर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में बनते हैं, कार्बोकेटायंस बनते हैं हमारे SN1 रिएक्शंस में,
और तो वहां पर भी इंटरमीडिएट बनते हैं, या कुछ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन जैसे E1 CB, अभी हम कभी आगे जाके पढ़ेंगे। E1 CB कॉन्जुगेट बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस या एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स है, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं। एंड दीज इंटरमीडिएट्स में बी मोर देन वन इन अ गिवन रिएक्शन, और ये किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे आर रियल केमिकल स्पीशीज, और ये रियल केमिकल स्पीशीज होती है विद फाइनाइट लाइफ टाइम्स, इनके कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बनती हैं। They undergo chemical reactions and may occasionally be trapped by suitable reagents or observed spectroscopically। अगर हमें पता लगाना है कि इंटरमीडिएट्स बने हैं या नहीं, तो उनको कुछ केमिकल रिएक्शंस करा सकते हैं। इसको अभी हम आगे रिएक्शन मेथड्स डिटरमाइन करेंगे जब हम मैकेनिज्म डिटर्मिनेशन में, तब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको कि इंटरमीडिएट का हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो कुछ सुटेबल रिएजेंट से इनको ट्रैप भी कर सकते हैं, ठीक है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से भी हम इनका पता लगा सकते हैं। तो consequently an intermediate in a mechanism is represented by a minima in the reaction coordinate diagram। तो मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि ये जो हमारा मिनिमा बनता है, ये मिनिमा मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये हमारा इंटरमीडिएट, कॉर्नर कॉर्नर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, मिनिमा इंटरमीडिएट्स, टॉप जो है वो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो वो हमें दिखाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैक्सिमा इन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स, ये तो मैंने बता ही दिया। एंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंटरमीडिएट्स, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट से टोटली डिफरेंट होती है। ट्रांजिशन स्टेट रिफर्स टू एन इमेजिनरी मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, रियल मॉलिक्यूल नहीं है, और आइसोलेट हम इसको नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एन इंटरमीडिएट इज a स्टेबल एंटिटी एंड कैन बी आइसोलेटेड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, तो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशंस में हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल अगर है तो। स्टेबल इंटरमीडिएट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग लिव्ड, काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं, एंड दे कैन बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड। अदर हैव लाइफ टाइम्स so short that their existence is inferred from indirect evidence। तो बहुत टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं, कुछ तो बहुत टाइम के लिए रुकने वाले, तो जो बहुत टाइम के लिए रुकेंगे उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट्स बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, फिर हम कब उनका कुछ और तरीके से पता लगा सकते हैं। वो सब क्या तरीके हैं वो हम अभी जब रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे ना बेटा, कि कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगाते हैं, तो उसमें हम इंटरमीडिएट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास आता है ना कि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या है, तो आप सिर्फ इतना यहाँ पर लिख सकते हैं। और कई बार ऐसा भी आता है यहाँ तक ट्रांजिशन स्टेट से पहले तक, तो कई बार ना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बनाने को आ जाएगा कि रिएक्शन दे रखी होगी और इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना। तो बेटा आपको अगर स्टेप्स पता होंगे और कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट स्टेप है, तो आप बहुत इजीली वहां पर रिएक्शन उसका पोटेंशियल डायग्राम बना सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार कोई रिएक्शन का भी आपको समझाऊं, आज तो बहुत टाइम हो गया है तो नहीं बता पाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि एक ट्रांजिशन रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आपको समझा दूं किसी रिएक्शन का पर्टिकुलर, ठीक है। और अगर आता है ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आप ये जो मैंने जहां से इतना लिखा है ये सब आप लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट्स है तो मैंने इंटरमीडिएट्स का भी अलग से बता ही दिया है, तो आप तीनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन किस तरीके का आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।